नमस्कार दोस्तों, एक और पीवाईक्यू सीरीज में आपका स्वागत है। हम लोग देख रहे हैं इंडियन पॉलिटी, भारतीय राज व्यवस्था के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस, पिछले साल के प्रश्न। ठीक है। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रहते हैं, रिपीट भी होते हैं। हर वीडियो में मैं आपको बताता हूँ। बताना जरूरी इसलिए भी है कि आप लोगों को पीवाईक्यू की इंपॉर्टेंस पता लग सके। तो चलिए हम लोग इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्या क्वेश्चन है? इन लोकसभा इलेक्शन एनी कैंडिडेट लूजेस देयर सिक्योरिटी इफ ही हैज नॉट सिक्योर्ड। लोकसभा चुनाव का कोई प्रत्याशी अपनी जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त ना हो सके। तो पहले बार क्वेश्चन समझ लीजिए है क्या। जब भी लोकसभा का चुनाव होता है, मान लीजिए जैसे आपका भी 2024 में चुनाव है, तो बिहार की कोई एक सीट होगी, उसमें बहुत सारे कैंडिडेट आपका इलेक्शन में खड़े होंगे। जीतता तो सिर्फ एक ही मेंबर है ना। हाँ। अब लेकिन बाकी लोग क्या हार जाते हैं। अब उसमें कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको वोट बहुत कम मिलते हैं। तो होता क्या है, जब ये अपना नामांकन के लिए जाते हैं कैंडिडेट, तो एक कुछ पैसा सिक्योरिटी जमा करनी पड़ती है, कुछ कुछ फिक्स्ड अमाउंट होता है। ठीक है। अब मान लीजिए अगर आपको उतने वोट्स नहीं मिल पाए तो जो सिक्योरिटी है वो वापस होनी चाहिए, वो वापस भी नहीं होगी, तो इसको बोला जाता है जमानत खो देना, सिक्योरिटी लॉस्ट कर देना। समझ में आया? अब इसमें ऑप्शंस क्या है आपके? 1/3 ऑफ वैलिड वोट्स, वैध मतों का 1/3, 1/4 वैध मतों का 1/4, 1/5 वैध मतों का 1/5 हिस्सा, या इनमें से कोई नहीं। इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आपका नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। क्योंकि जो सही आंसर है वो कितने वोट्स पे होता है? 1/6, 1/6, क्योंकि वो ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है, इसलिए क्या है? नन ऑफ दीज। तो जमानत खो देने का मतलब जब एक कैंडिडेट जीतेगा और जो बाकी लोग हार जाते हैं किसी एक सीट से, और उसमें भी सब लोग की जमानत नहीं खोई जाती, जिन लोगों को 1/6 वैध मत भी नहीं मिल पाए, वैलिड वोट्स भी नहीं मिल पाए, उनकी जो जमानत है वो खो जाना, मतलब जो उन्होंने पैसा जमा कर रखा था नामांकन के टाइम पे वो उनको वापस नहीं मिलता है, बाकी लोग को मिल जाता है। इसका मतलब ये है। फिर आपका क्या क्वेश्चन है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स इज रिस्पॉन्सिबल टू, मंत्री परिषद उत्तरदायी होती है द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के प्रति। फिर आपका क्या हो गया? प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री, स्पीकर, अध्यक्ष या पार्लियामेंट। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका पार्लियामेंट के प्रति, संसद के प्रति। और संसद में भी किसके प्रति? लोकसभा के प्रति होती है मंत्री परिषद। लेकिन लोकसभा आपका ऑप्शन में नहीं है, इसलिए क्या हो गया? पार्लियामेंट, क्योंकि पार्लियामेंट में लोकसभा राज्यसभा दोनों आता है। ठीक। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो मंत्री परिषद और लोकसभा के सामने उत्तरदायी होती है। और मान लीजिए अगर लोकसभा में अविश्वास प्रस्ताव, नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर पास हो जाता है, तो हमारे जो मंत्री परिषद है उनको इस्तीफा भी देना पड़ जाता है प्रधानमंत्री के साथ में। इसलिए लोकसभा के लिए ये रिस्पॉन्सिबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? एट प्रेजेंट एलोकेशन ऑफ सीट्स इन लोकसभा फॉर ऑल द स्टेट्स आर बेस्ड ऑन। वर्तमान लोकसभा में प्रत्येक राज्य के लिए स्थानों का आवंटन आधारित है। देखिए जो सीटों की बात हो रही है, इसमें हल्का सा ट्रांसलेशन शायद गलत है। मतलब जो सीट्स हैं वो लोकसभा में हर राज्य के लिए एलोकेटेड है, आवंटित है। ठीक। अब वो जो एलोकेशन है वो कौन से जनगणना के हिसाब से हो रहा है? 1951 की, 1961 की, 1971 की या 1981 की जनगणना? तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका 1971 सेंसस के 1971 की जनगणना। जो 1971 में जनगणना हुई थी उस हिसाब से जो जनसंख्या हमें मालूम है, जनगणना तो लास्ट 2011 में भी हो चुकी है, उसके बाद 2021 में होनी थी, लेकिन कोरोना की वजह से अभी तक नहीं हुई है। तो जो 1971 में सेंसस थी, हर 10 साल में होती है, उसके हिसाब से जो जनसंख्या निकल के आई थी उस हिसाब से सीटें जो हैं वो आवंटित करी गई हैं। और इसमें भी सबसे ज्यादा सीटें उत्तर प्रदेश को है। मान लीजिए अब जो जनगणना हो, बिहार की जनसंख्या मान लो, सपोज करिए कि ज्यादा हो गई उत्तर प्रदेश से, तो सबसे ज्यादा सीटें बिहार को मिल जाएंगी, फिर उसमें एलोकेशन अलग अलग बदल जाएगा। तो ये तो अभी किस हिसाब से एलोकेशन चल रहा है? 1971 सेंसस के हिसाब से, 1971 की जनगणना। सेंसस होता क्या है? सारे जितने भी लोग हमारे नागरिक जो देश में रह रहे हैं सबको काउंट करना, कितनी जनसंख्या है, इसमें जनगणना, इसको बोला जाता है सेंसस। अब क्या क्वेश्चन है? इफ अ स्पीकर ऑफ एनी स्टेट हैज टू रिजाइन देन हिज रेजिग्नेशन इज सबमिटेड टू। यदि किसी राज्य के स्पीकर को इस्तीफा देना होता है तो उसका इस्तीफा सौंप दिया जाता है किसे? चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री, गवर्नर, राज्यपाल, डेप्यूटी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर या प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर है वो है डेप्यूटी स्पीकर, डिप्टी स्पीकर। तो किसी राज्य में जो विधानमंडल होगा, जो विधायिका होगी, उसमें भी स्पीकर को इलेक्ट करा जाता है, एक डेप्यूटी स्पीकर को भी इलेक्ट करा जाता है, डिप्टी स्पीकर को। और जब भी स्पीकर को आपको इस्तीफा देना होगा वो सीधा डिप्टी स्पीकर को देता है। तो ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब क्या क्वेश्चन है? द राइट टू डिसोल्यूशन ऑफ
राज्यसभा हैज टू बी विद, राज्यसभा को भंग करने का अधिकार किसके पास है? प्रेसिडेंट, अध्यक्ष, वाइस प्रेसिडेंट, उपाध्यक्ष, द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया, भारत का सर्वोच्च न्यायालय, नन ऑफ दिस। देखिए प्रेसिडेंट का थोड़ा ट्रांसलेशन गलत दे रखा है, प्रेसिडेंट का ट्रांसलेशन होगा आपका राष्ट्रपति और वाइस प्रेसिडेंट का उपराष्ट्रपति, ठीक है। तो जो राज्यसभा है वो कौन भंग कर सकता है? वो आपका में भंग करने का अधिकार किसी को नहीं है। राज्यसभा, लोकसभा भंग होती है लेकिन राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, कंटिन्यूइंग चेंबर है, ये परमानेंट चेंबर है, इसीलिए कि कोई भी इसको भंग नहीं कर सकता, इसीलिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो क्या है? नन ऑफ दीज। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Which of the following sequence is true about preamble of Indian Constitution? भारतीय संविधान की प्रस्तावना के सिलसिले में निम्नलिखित में कौन सा क्रम सही है? अब देखिए जो आपका प्रियम्बल है उसमें शुरू में जो लाइन दे रखी है वो क्या है? वी द पीपल ऑफ इंडिया, हम भारत के लोग। अब आगे बढ़ देते, भारत को एक संप्रभु समाजवाद, क्या एक बार आप लोग खुद देखिए जरा प्रियम्बल, आप लोग जरा अगर पढ़ा हुआ है तो आप लोग आंसर करने का कोशिश करिए, नहीं पढ़ा हुआ तो मैं आपको बताऊंगा ही। ऑप्शन से एक बार पढ़िए, देखिए एक बार मैं आपको इंग्लिश में बता रहा हूँ। वी द पीपल ऑफ इंडिया हैविंग solemnly resolved टू कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू अ सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, ये होता है। और इसका हिंदी होता है, हम भारत के लोग भारत को एक संप्रभु समाजवाद पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना चाहते हैं। तो इसमें जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, सॉवरेन सोशलिस्ट सेक्युलर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, सार्वभौम समाजवाद धर्मनिरपेक्ष जनवादी या गणतंत्र। जनवादी देखो, डेमोक्रेटिक का आपका लोकतंत्र भी हो गया ट्रांसलेशन, और आपका सॉवरेन का हो गया संप्रभु, ठीक है, और सोशलिस्ट का तो समाजवाद होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो गया आपका डी, क्योंकि सीक्वेंस भी पूछ लेता है। फिर क्वेश्चन क्या, हु इज द लीडर ऑफ लोकसभा? लोकसभा का नेता कौन होता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, स्पीकर, या इनमें से कोई नहीं। तो इसमें जो आपको करेक्ट आंसर है वो है बी, प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री होते हैं लोकसभा के नेता, लोकसभा के अध्यक्ष या लीडर बोल सकते हैं हम उसको। अध्यक्ष तो अच्छा स्पीकर है, अध्यक्ष स्पीकर है, लेकिन जो नेता है वो कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। अब जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, सेकेंड, ये आ गया आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? द जॉइंट सिटिंग ऑफ पार्लियामेंट कैन बी कॉल्ड, संसद के दोनों सदनों का संयुक्त अधिवेशन आयोजित होता है, कैसे होता है? फॉर इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, ये बोला जा रहा है। देखिए संसद में क्या, लोकसभा का अलग सदन है और राज्यसभा का अलग सदन है, दोनों अपना अलग अलग काम करती हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है, इन लोगों की जॉइंट सिटिंग संयुक्त अधिवेशन बुला लिया जाता है। अब यहाँ पे ये पूछा जा रहा है किस लिए बुलाया जाता है वो, कि राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए, या संविधान में संशोधन से संबंधित विधेयक को पारित करने के लिए, या एक ऐसे विधेयक पर विचार करने और उसे पारित करने के लिए जिस पर दोनों सदनों में मतभेद हो। तो देखिए जो भारत का राष्ट्रपति का चुनाव होता है उसमें भी दोनों सदनें अलग अलग काम करती हैं, उपराष्ट्रपति में भी अलग अलग। अमेंडमेंट की बात है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की, संविधान संशोधन की, उसमें भी अलग अलग सदनें काम करती हैं। सिर्फ तभी बुलाया जा सकता है जब एक कोई ऑर्डिनरी बिल है, नॉर्मल बिल है, उस पे अगर मतभेद हो रहा है तो उसकी ज्वाइंट सिटिंग बुलाया जाता है, संयुक्त अधिवेशन। तो इस वजह से करेक्ट आंसर क्या है? 4। और तो ऑप्शन भी आपका क्या सही हो जाएगा? डी। तो जो गोला मार्क करना होगा ओएमआर शीट में वो कौन सा होगा? आपका डी वाला होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्रिएशन और डिसोल्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल विधान परिषद ऑफ एनी स्टेट कैन बी डन बाय, किसी भी राज्य के विधान परिषद का निर्माण या विघटन किसके द्वारा किया जा सकता है? देखिए है क्या, जो विधान परिषद होती है वो हर राज्य में नहीं होती है, ठीक है। किन किन राज्यों में आप वो कमेंट बॉक्स में बताइए, जैसे उत्तर प्रदेश में, बिहार में है या नहीं है, आप ये कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो विधान परिषद, अब उसको आप बना भी सकते हो या उसको एबॉलिश भी करा जा सकता है या हटाया भी जा सकता है। क्वेश्चन पूछा जा रहा है किसके द्वारा ये होता है? किसी राज्य की विधानसभा, संसद, या राज्यपाल की सिफारिश पर, या राज्यपाल की अनुशंसा पर राष्ट्रपति। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर है वो है आपका बी, संसद। पार्लियामेंट करती है, पार्लियामेंट के पास में शक्ति है या किसी राज्य की विधान परिषद को क्रिएट करना, उसका निर्माण करना, या उसको एबॉलिश करना, उसका विघटन करना, ठीक है, संसद के पास में शक्ति है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स हैव लेजिस्लेटिव काउंसिल, निम्नलिखित राज्यों में कहां विधान परिषद है? ऑप्शंस क्या है? केरला, हिमाचल प्रदेश, दिल्ली, बिहार। सही ऑप्शन हमें चुनना है। तो देखिए इसमें अगर हम देखें तो ना ही केरला में विधान परिषद है, ना ही हिमाचल प्रदेश में, ना ही दिल्ली में,
करेक्ट आंसर क्या होगा? बिहार केवल 4। देखिए कमेंट बॉक्स में मैंने पूछा था बिहार में है या नहीं है, आपको पता ही लग गया इसमें क्वेश्चन में। ठीक है, लेकिन किन किन राज्यों में, कितने राज्यों में, आप ये जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा कहाँ कहाँ विधान परिषद है। तो बिहार में भी विधान परिषद है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगर इसको क्रिएट करना है, एबॉलिश करना है, तो कैसे होती है विधान परिषद का अगर निर्माण या विघटन करना है, तो वो संसद ही करेगी, पार्लियामेंट ही करेगी। तो ये थे आपके क्वेश्चंस, यहीं पे हम वीडियो भी खत्म करेंगे। धन्यवाद।